मम्मी हो गया क्या पैक? 2 मिनट राज, बस हो ही रहा है बेटा आपका टिफिन पैक। मम्मी लेकिन आप 2-2 टिफिन क्यों पैक कर रही हैं? वो इसलिए क्योंकि कुछ दिन से आ रहा हूं, तुम्हारा दोस्त है ना, उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बेचारा बाहर से खाना खाता है। तुम उसके लिए भी आज ले जाना, वो भी खुश हो जाएगा। हाँ ये सच है, रोज बाहर का कुछ तो कुछ खाता रहता है। आपने अच्छा किया मम्मी, उसके लिए भी टिफिन पैक कर दिया। देखो राज, मैंने उसके लिए टिफिन पैक किया है, ये बात किसी को मत बताना, ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहनी चाहिए, ओके? लेकिन ऐसा क्यों मम्मी? हम आरव को टिफिन दे रहे हैं तो सबको पता होना चाहिए ना। फिर तो हमारा किसी की मदद करने का कोई मतलब ही नहीं रहता बेटा। अगर किसी की मदद कर ही रहे हो तो उसको कभी भी जताना नहीं चाहिए, समझे? ठीक है मम्मा। तुम बहुत जल्दी समझ गए, ये अच्छी बात है। अच्छा ये लो, आरव को दे देना याद से टिफिन। ओके मम्मा। अरे ज्योति, मेरी चाय बनी कि नहीं? हाँ माँ जी, बस ला रही हूँ। अरे एक बच्चे का टिफिन पैक करने में कितनी देर लगती है कि मेरे लिए 1 कप चाय भी नहीं बनाई तूने। राज अब तुम जाओ स्कूल, मैं दादी के लिए चाय बना देती हूँ। ठीक है मम्मा। ज्योति तुम्हारा हाथ जल्दी क्यों नहीं चलता है? कितने साल हो गए तुम्हें इस घर में शादी किए, लेकिन अभी तक सब कामों में ढीली हो तुम। ये लीजिए माँ जी आपकी मसाला चाय। कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। सॉरी माँ जी, ये लीजिए मठरी भी है साथ में। आ लाओ, एक तुम हो जिठानी फिर भी इतनी ढीली, और एक हमारी छोटी बहू इतने बड़े शहर में अकेले संभाल रही है सब कुछ। इतनी होशियार है लड़की कि क्या ही कहा जाए उसके लिए। जी माँ जी, बात तो आपकी सही है। हमारा जबलपुर शहर मुकाबले काफी छोटा है, वहाँ वर्षा पूरा घर, देवर जी सबको अकेले ही संभालते आई है। नहीं तो क्या, आखिर उसे पसंद किसने किया था? वो भी तुम्हारी जैसी है बिल्कुल। क्या कहा आपने? मैंने कहा जैसे तुम इतनी होशियार और समझदार हो, वैसे वर्षा भी तुम्हारी तरह है। हाँ वो बात तो है। वैसे धीरज ने फोन किया था, क्या कहा? गर्मियों की छुट्टी में यहीं आ रहे हैं ना? हाँ यहाँ आ रहे हैं और 2 महीने यहीं रुकने वाले हैं हमारे साथ। चलो बढ़िया है ये तो। ज्योति तुम उनका कमरा अच्छे से साफ कर देना, उनकी अलमारी भी साफ होनी चाहिए, उन्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी, मैं सब साफ कर दूंगी। बहू पहले तुम कुछ खा लो, सुबह से काम में लगी हुई हो, कुछ खाया भी नहीं है। अरे तुमने खाया नहीं है? क्यों? काम अपनी जगह है, खाना अपनी जगह है। चलो पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद बाकी के काम करना। जी माँ जी। तो ये है हमारी ज्योति अग्रवाल, जिन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता होती है। लेकिन इनकी जो देवरानी है ना, वो हमारी मिस पटियाला, जिन्हें खुद के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। अरे 2 घंटे से आईने के सामने खड़ी हो वर्षा, अब चलो भी, हमें जबलपुर के लिए देर हो रही है। अरे मैं देख रही थी आपकी गांव में लोग कहीं मुझे देखकर बेहोश ना हो जाए। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। उन्होंने इतनी सुंदर लड़की तो देखी नहीं होगी ना आज से पहले। और अचानक से मुझे इस गांव में देखकर होश उड़ जाएंगी तो बेहोश नहीं हो जाएंगी? क्या यार तुम कुछ भी कह रही हो वर्षा, गांव में तुमसे भी ज्यादा सुंदर लड़कियां होती हैं। अरे गांव की गोरी और शहर की छोरी में फर्क है, बहुत फर्क। तुम नहीं समझोगे, तुम देखना, मैं इन 2 महीनों में ही गांव वालों को कैसे अपना बना लेती हूँ। ये तो अच्छी बात है, मेरा गांव है भी बहुत प्यारा, तुम अगर वहां चलोगी ना तो तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। वहां के लोग बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए उन्हें प्यार के सिवा। अच्छा ये बालियां कैसी लग रही हैं? हे भगवान, चलो ना अब। धीरज और उसकी पत्नी वर्षा शहर में रहते थे और उनका आना जाना होता था कभी कभी गांव में। इस बार वो गांव में 2 महीनों के लिए अपने माता पिता के साथ रुकने जा रहे थे। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वर्षा गांव में घुल मिल पाती है या नहीं। प्रणाम माँ जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ छोटी बहू, तू बता तू कैसी है? बस माँ जी, आपको देख लिया तो मेरा मन ही प्रसन्न हो गया है, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितनी प्यारी बातें करती है ये मेरी प्यारी छोटी बहू। पापा जी प्रणाम, कैसे हैं आप? आप तो कितने फिट हो गए। हाँ बेटा, गांव की मिट्टी ऐसी है, यहाँ हर कोई फिट ही रहता है। हाँ पापा जी, मैं तो इनसे कहती रहती हूँ हमें गांव में आते जाते रहना चाहिए। कितना सुंदर है हमारा गांव, मुझे तो बहुत पसंद है। तुमने मुझसे कब कहा? चुप रहो ना। आपको कहाँ कुछ याद रहता है। ज्योति भाभी प्रणाम, अब बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, बिल्कुल नहीं बदली। लेकिन तुम तो और भी ज्यादा सुंदर हो गई हो वर्षा।
भाभी क्या भी मुझे वक्त ही नहीं मिलता अपनी देखभाल करने का। हाँ, बस आईने के आगे 2-2 घंटे खड़ी रहती है। इन्हें ना कुछ नहीं पता भाभी। चलो चलो, हम बातें बाद में करेंगे, पहले खाना खा लेते हैं। हाँ चलिए, मैं सबको खाना परोस देती हूँ, आइए। भाभी हम आपकी मदद कर दें? अरे कोई बात नहीं, तुम अभी अभी तो आई हो ना, बैठो मैं कर लेती हूँ। ऐसे कैसे भाभी, देवरानी के होते हुए जिठानी काम करेगी, ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है। क्यों माँ जी, मैं सही कह रही हूँ ना? देखा कितनी समझदार है मेरी छोटी बहू। क्या माँ जी, आप भी बस खामखा मेरी तारीफ करती रहती हैं। चलिए भाभी, हम रसोई में चलते हैं। ज्योति ने वर्षा के आने से पहले ही सब्जियां और दाल बनाकर रखी थी और अब वो बस गर्मा गर्म रोटियां बना रही थी। और हमारी वर्षा, वो तो रोटियां बाहर सबको देने जा रही थी। सब लोग खाने की टेबल पर। लीजिए ना माँ जी, एक और रोटी लीजिए, कितनी कमजोर हो गई आप। अरे नहीं नहीं बहू, कितनी रोटियां खिलाएगी, कितनी चिंता है तुझे सबकी। माँ जी, अपनों की चिंता नहीं होगी तो और किसकी होगी भला। लीजिए लीजिए, एक और रोटी लीजिए, मैं अब भी गर्मा गर्म रोटियां लेकर आती हूँ। ये लो, ये मक्खन की रोटी पापा जी के लिए, उन्हें घी वाली रोटी पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, ये लीजिए पापा जी, आपके लिए मक्खन वाली रोटी। देखिए मुझे याद था आपको घी वाली रोटी पसंद नहीं है तो मैं आपके लिए मक्खन वाली रोटी लाई हूँ। कितना ध्यान रहता है इससे सबका। अरे वर्षा, आओ तुम भी बैठो हमारे साथ खाने। ना भैया, आप सब खाइए, मैं आपको खिलाकर ही खुश हूँ। आज तो खाने में मजा ही आ गया सच में। हाँ, आज हम दोनों देवरानी जिठानी ने मिलकर खाना जो बनाया था, स्वाद तो आना ही था। ये शहर से इतनी थक कर आई है, फिर भी पूरे दिन कितनी सेवा की है हमारी। जीती रहे बेटा, जीती रहे। हाँ, रोटियां परोसने में थक गई होगी तुम्हारी नाजुक सी बहू, है ना? क्या कहा आपने? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे ज्योति बहू, एक रोटी मेरे लिए और बना देना। पापा जी मैं हूँ ना, मैं अभी लाती हूँ। यह ज्योति सब कुछ करने के बाद भी किसी को याद नहीं आई। वहीं वर्षा ने कुछ न करते हुए भी सबकी वाहवाही बटोर ली। वर्षा का ये जादू सिर्फ घर वालों को रिझाने के लिए नहीं था, लेकिन वो तो सारे गांव वालों के सामने भी यही कर रही थी। अरे आइए आइए कावेरी अम्मा, कैसी हैं आप? आज यहाँ कैसे आना हुआ आपका? हम बस यहाँ से जा रहे थे, सोचा आप सबसे मिलते हुए चले। अरे अच्छा किया अम्मा, आप दोनों को मिले भी काफी वक्त हो गया था। आइए यहाँ बैठिए। अब सेहत ऐसी हो गई है, कहीं आना जाना होता नहीं, इसलिए कहीं निकलना नहीं होता। आप इस गांव के सबसे बड़े हैं, आप हमें बुला लेते, हम आ जाते आपसे मिलने। वो दरअसल बात ये थी कि हम... अरे ये लोग मुझसे मिलने आए होंगे यहाँ पापा जी, क्यों है ना अम्मा काका? अरे वर्षा बहू, तुम यहाँ आई हो क्या? प्रणाम अम्मा, काका आपको भी प्रणाम करती हूँ। कैसी हैं आप? कितना वक्त हो रहा है आप दोनों को देखे। खुश रहो बहू, जीते रहो। आप लोग बैठिए, मैं अभी आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ। नहीं नहीं वर्षा बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है, मैं बस 2 मिनट में लेकर आती हूँ। मैं ये शरबत काका और अम्मा को देकर आती हूँ। अरे लाइए ना, मैं दे देती हूँ। आप यहाँ उनके लिए नाश्ता बना दीजिए। हाँ ये भी ठीक है। ये लीजिए ठंडा ठंडा शरबत, और मैं नाश्ते की भी तैयारी करके आई हूँ, आपको यूं ही नहीं जाने दूंगी। अरे ये तुम बहुत कुछ कर रही हो वर्षा बहू। कुछ नहीं है अम्मा, आपको पता है ना, मैं आपके लिए शहर से आपकी पसंद की साड़ी भी लेकर आई हूँ। रुकिए मैं भी लाती हूँ। अरे ये है ही ऐसी, सबके लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। आप लीजिए ना शरबत, तब तक नाश्ता भी आ जाएगा। वर्षा अपनी पुरानी साड़ी अम्मा के लिए लेकर आती है और उसे भी बढ़ा चढ़ा कर कहती है, ये लीजिए अम्मा, पापा जी बता रहे थे कि आपकी पोती की शादी है, आप उसमें ये पहनिएगा, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, अगले महीने ही है हमारी पोती की शादी। शहर में शादी का बंदोबस्त किया है। बधाई हो आपको। चलो कावेरी चलते हैं। बस जा रहे हैं आप? हाँ, अब चलना चाहिए। अरे बैठिए ना, आप दोनों अभी अभी तो आए हैं। शादी के कुछ काम भी निपटाने हैं। हाँ, अब हमें चलना चाहिए। ये तुमने अच्छा किया कि उन्हें साड़ी दे दी, वो कितना खुश हो गई, देखा नहीं? मैं तो ऐसी ही हूँ माँ जी, मुझसे ना किसी की भी मदद किए बिना रहा नहीं जाता। तभी तो मैं कहती हूँ मेरी छोटी बहू बहुत समझदार है।
और एक हमारी ज्योति जी हैं, रसोई में गई तो बाहर ही नहीं आई, अभी तक कहाँ घूमे कौन जाने। कोई बात नहीं माँ जी, मैं हूं ना, आप मुझसे कहिए आपको क्या चाहिए। बाकी सबने वो नोटिस नहीं किया जो ज्योति ने देखा कि कावेरी अम्मा और हरि काका यहाँ कुछ उनसे कहने आए थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। वो दोनों जब जा रहे थे तब ज्योति रसोई के पीछे के दरवाजे से जाती है और उनसे बात करके आती है। तब जाकर उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। ज्योति, हरि काका और कावेरी अम्मा यहाँ से चले भी गए, लेकिन तुम रसोई से अब बाहर आ रही हो, ऐसा अच्छा लगता है क्या? हाँ बहू, ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी। तुम जानती हो कि मैं उन्हें कितना मानता हूँ। उन्होंने इस गांव में हर किसी की कितनी मदद की है, सबको अपने परिवार जैसा रखा है। उनके साथ तुमने ऐसा बर्ताव किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भाभी, बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार हम छोटों को शोभा नहीं देता। हमें उनकी इज्जत और सम्मान करना चाहिए। सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि मुझसे ऐसी गलती ना हो। अच्छा, आप सुनो, 2 दिन के बाद मंदिर में एकादशी की बहुत बड़ी पूजा और हवन है, इसलिए हमारी तरफ से हम जितना धन और मदद कर सकते हैं वो करने वाले हैं। माँ जी, मैंने तो सोच लिया है कि मैं मंदिर में 5000 चढ़ाऊंगी। वाह बहू, ये तुमने बड़ा ही अच्छा सोचा है। बहू, तुम्हारी सोच बड़ी अच्छी है। ज्योति, देखो, तुम इस घर की जेठानी हो, बड़ी बहू हो, लेकिन वर्षा की सोच तुमसे कहीं गुना आगे है। ये बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी। जी माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। 2 दिन के बाद सुबह को सब लोग जल्दी तैयार हो जाना। हमें सुबह 5 बजे ही मंदिर में आरती के लिए पहुंचना है। जी पापा जी, हम थोड़ी भी देर नहीं करेंगे। 2 दिन बाद सुबह सब लोग तैयार हो रहे हैं। चलो, पहले से ही देर हो गई है, कहाँ है सब लोग? हम सब तैयार है पापा, चलिए। हाँ पापा, मैं तो सुबह जल्दी ही तैयार हो गई थी। मैं भी तैयार हूँ, चलिए। पापा चलिए। अरे ज्योति कहाँ है? उसने कहा कि आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। अरे पापा ने कहा था ना कि सब लोग वक्त पर तैयार हो जाना, अभी तक तैयार नहीं हुई ज्योति। नहीं, हम लोग मंदिर की पूजा में देर नहीं कर सकते। हम निकलते हैं, ज्योति अपने आप आ जाएगी। हाँ पापा जी, पूरा गांव भी वहाँ आया होगा, हमें देर नहीं करनी चाहिए। ज्योति को छोड़कर बाकी घर वाले मंदिर में पहुंच जाते हैं। मंदिर बहुत सुंदर सजा हुआ था, पूरा गांव भी वहाँ मौजूद था। अग्रवाल जी, आइए आइए, आज की पूजा आप करेंगे। लेकिन पंडित जी, मैं क्यों? अरे, आपके परिवार ने काफी सहयोग दिया है इस पूजा में। प्रसाद बनाना, सजावट करना, पूजा की तैयारी, सब कुछ आपकी बहू ने ही तो किया है। पंडित जी, आप ही ना मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए, ये तो मेरा फर्ज था। ये कौन है? यही तो है मेरी बहू। इसने ही मंदिर में 5000 का दान दिया था ना, इसी के बारे में बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, हम आपकी छोटी बहू की नहीं, बड़ी बहू ज्योति के बारे में बात कर रहे थे। वो देखिए, अभी भी काम में लगी हुई है, प्रसाद बना रही है। पिछले 2 दिन से दिन रात यहाँ तैयारी कर रही है। आज का सारा भोग भी उन्होंने ही बनाया है, सजावट भी, और तो और मंदिर की पूजा की सारी तैयारी भी उन्होंने ही की है। क्या ज्योति ने किया ये सब? लेकिन उसने तो हमें कुछ बताया नहीं। ज्योति है ही ऐसी, उस दिन भी उसने हमारी तकलीफ को यूं ही समझ लिया। तकलीफ? उस दिन जब हम आपके घर आए थे, तब हमें हमारी पोती की शादी के लिए कुछ मदद चाहिए थी, लेकिन हम दोनों कुछ कह नहीं पाए। लेकिन ज्योति रसोई के पिछले दरवाजे से हमारे पास आई और कहा, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उसने मुझसे कहकर शादी का काफी सारा खर्चा हरि काका की पोती के पास भिजवा दिया था, और अपनी एक सोने की अंगूठी भी इनकी पोती को तोहफे में दे दी। और इन सब के बाद भी उसने अपना नाम नहीं लिया, हमारा नाम लिया वहाँ। ज्योति बहन पिछले 1 महीने से मेरे बेटे आरव के लिए रोज टिफिन भेजती है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। यही नहीं, वो मेरे घर पर भी टिफिन देकर जाती थी, लेकिन उन्होंने आज तक इस बात का जिक्र भी नहीं किया। मुझे तो पता ही नहीं था ज्योति इतने सब लोगों का भला करती आई है। वो इसलिए क्योंकि उसने कभी जताया ही नहीं। वो तो बस भला करने में विश्वास रखती है, फल खाने में नहीं। समझी वर्षा बहू? हाँ जी पापा जी। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। चलिए पूजा करते हैं। आज की पूजा ज्योति करेगी। अरे पापा जी, मैं क्यों? आप करिए ना, आप इस घर के बड़े हैं। मैं बड़ा हूँ इस घर का, लेकिन हमेशा बड़प्पन का काम सिर्फ तुमने किया है, इसलिए इस बार की पूजा तुम करोगी बहू। लेकिन पापा जी। तुम्हारे पापा जी ठीक कह रहे हैं। जाओ ज्योति, तुम करो पूजा। ठीक है माँ जी। अच्छाई की रोशनी ऐसी होती है जो कुछ देर के लिए छुप जरूर जाती है,
लेकिन उसे कोई दबा नहीं सकता। अच्छाई हमेशा सामने आ ही जाती। माँ जी की वजह से रात के 11 बजे तक मेरा काम खत्म नहीं होता। घर में बहू है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि रात रात भर उससे बनवाकर सिर्फ चाय पीते रहो। अब बड़बड़ाने से क्या फायदा है भाभी, समय रहते ही रोकना चाहिए था ना। अब तो मुझे लग रहा है कि मेरे अलावा बाकी का पूरा परिवार एक ही रंग में रंगा हुआ है। सबको रात को सोने से पहले चाय चाहिए होती है। अरे किसने कह दिया तुझे कि पूरा परिवार एक ही रंग में रंगा है? मुझे चाय पीने का ऐसा कोई शौक नहीं है, बल्कि अब तो मुझे चाय के नाम से ही चिढ़ हो गई है। कई दिन बीत जाते हैं मैं चाय की तरफ देखती तक नहीं हूँ। काश ऐसा कोई जादू हो जाता कि आपकी तरह बाकी के परिवार वाले भी दिन रात का चाय चाय करना बंद कर देते, तो हमारी जिंदगी में भी थोड़ा सुकून हो जाता। देख, तूने चाय का नाम लिया ना, तुरंत माँ जी की आवाज आ गई। जा पता कर क्या कह रही है माँ जी। पक्का चाय बनाने के लिए कह रही होंगी। जा रही हूँ भाभी चाय का ऑर्डर लेने। जी माँ जी, आपने बुलाया क्या? अरे बेटा, ये छोटा आ गया क्या ऑफिस से? जी माँ जी, वो तभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, लेकिन जेठ जी अभी तक नहीं आए। ठीक है बेटा, खाना बन गया हो तो उसका खाना लगा दे। थक कर आया होगा, भूख लगी होगी। फिर जब बड़ा आ जाएगा तो उसके खाने के बाद सबके लिए गरम गरम चाय बना देना। तसल्ली से सब लोग साथ बैठकर चाय पियेंगे। ठीक है माँ जी, मैं उनका खाना लगा ही रही थी। भैया आ जाए उसके बाद आपके लिए चाय बना दूंगी। एक बात बता, तुझे भी बड़ी की तरह चाय से एलर्जी है क्या? अरे जब सबकी चाय बनती है तो एक कप अपने लिए भी बना लिया करना। सब लोग साथ बैठकर चाय पीते हैं, सुख दुख पूछ लेते हैं, अच्छा लगता है। नहीं माँ जी, इतनी रात को चाय कौन पीता है। अब रात में चाय पी लूंगी ना तो सुबह तक नींद भी नहीं आएगी। आप चिंता मत करिए, मैं आप सबके लिए चाय बना दूंगी। और वैसे भी उस समय इतने काम होते हैं, चाय पीने की फुर्सत कहाँ होती है हम दोनों के पास। सास की बात सुनकर देवरानी वापस रसोई में चली जाती है। ठीक कहा था भाभी आपने, वही माँ जी का घिसा पिटा डायलॉग। खाने के बाद सबके लिए चाय बना देना, फिर आराम से बैठकर चाय पियेंगे। दोनों बहू सबको खाना खिलाने के बाद चाय का बर्तन रख देती है और सास ससुर की मनपसंद अदरक वाली चाय बनाकर टेबल पर लगा देती है। अरे अक्षय और तरुण को नहीं बोला क्या चाय के लिए? बोल दे जल्दी आ जाए, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। कह दिया है माँ जी, अक्षय भैया और तरुण आते ही होंगे। चाय पीकर सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। रात के 12:30 बजे सास बड़ी बहू का दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे बड़ी बहू सुनना, जरा 2 कप चाय तो बना दे। तेरे बाबूजी की ना चाय पीने की बड़ी इच्छा हो रही है। आधे घंटे पहले ही तो मैं सब काम खत्म करके सोने के लिए आई हूँ। आधा घंटा भी नहीं बीता कि आपको फिर से चाय की तलब लग गई। देखिए माँ जी, अब घर में ना 2 बहुएं आ गई हैं। कभी कभार कुछ कामों के लिए अपनी छोटी बहू को भी कष्ट दे दिया करिए, या सिर्फ काम के नाम पर मैं ही दिखाई देती हूँ आपको? अरे बहू, 2 कप चाय बनाने में ऐसी कौन सी बहुत मेहनत लग जाती है जो तू नाक मुंह सिकोड़ रही है। बहू का फर्ज होता है कि सास ससुर की एक आवाज पर दौड़ी चली आए और उनकी सेवा करे। माँ जी, आपकी सेवा करने से मैं कब मना कर रही हूँ, लेकिन आप भी तो सोचिए ना, सारी जिंदगी क्या सिर्फ एक ही बहू से सेवा करवाती रहेंगी आप? भगवान ने 2 बहू दी है तो सेवा भी आधी आधी बांट दीजिए ना। अब से आपके दिन की चाय की जिम्मेदारी मेरी और रात की छोटी की। अच्छा चल ठीक है, ये बंटवारा और फैसला हम कल कर लेंगे, लेकिन अभी तो मैंने तेरा दरवाजा खटखटा ही दिया है, तो अभी तो तू ही चाय बनाकर पिला दे। सास की बात सुनकर बड़ी बहू गुस्से में बड़बड़ाते हुए रसोई में जाती है और 2 कप चाय बनाकर अपनी सास के हाथ में थमा देती है। लीजिए माँ जी, आपकी 2 कप चाय, और ये थर्मस में 2 कप और बनाकर पैक कर दी है। अब भगवान के लिए मुझे सोने देना, और आधी रात के बाद मेरे कमरे का दरवाजा तो मत ही पीटना। अरे हाँ ठीक है, ज्यादा भाव मत खा। आजकल की बहू तो कप चाय पिलाने में भी दुनिया भर के एहसान जताती है। भगवान दुश्मन को भी ऐसी बहू ना दे। अगले दिन सवेरे। अरे भाभी, क्या हुआ? कल रात को कुछ हो गया था क्या? नहीं तो क्या होगा, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? वो माँ जी ने सुबह सुबह बुलाया था, कह रही थी उन्हें रात में उठकर चाय पीने की तलब लगती है, तो अब से उनकी रात की चाय बनाने की जिम्मेदारी मेरी हुई। जहाँ तक मैं जानती हूँ अभी तक तो उनको रात में उठ कर चाय आप ही बनाकर पिलाती थी ना, फिर अचानक से माँ जी को मेरी याद कैसे आ गई? ज़रूर आपने ही कुछ कहा होगा। देख छोटी, मेरा दिमाग ना पहले ही खराब रहता है, तू और खराब मत कर। अरे भाई, पहली बात तो मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, और दूसरी बात ये कि अगर माँ जी बाबूजी को रात में उठकर 1 कप चाय बनाकर दे भी देगी तो खिसकर छोटी तो नहीं हो जाएगी ना। तो
जब तक तू इस घर में नहीं आई थी सबका सारा काम मैं अकेले ही कर रही थी। देखो भाभी, मेरे आने से पहले आपने क्या किया क्या नहीं उस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं रोज़ रोज़ ऐसे अपनी नींद खराब नहीं करने वाली। मैं जा रही हूँ माँ जी के पास, मुझे ये फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है। छोटी बहू अपनी सास के पास पहुंच जाती है। माँ जी, ये तो गलत फैसला है ना आपका। रात में जब आराम करने का समय होता है तो आपने ठीक उसी समय की चाय की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। देखिए माँ जी, ठीक है आपको चाय पीने की आदत है, आप शौक से चाय पीजिए, लेकिन रोज़ रोज़ एक ही इंसान अपनी नींद की कुर्बानी देता रहेगा तो कैसे चलेगा। आप एक काम करिए, एक हफ्ते के लिए मैं रात में चाय बनाने की जिम्मेदारी ले लेती हूँ और एक हफ्ते के लिए आप ये जिम्मेदारी भाभी को सौंप दीजिए। ऐसा करने से किसी के साथ पक्षपात भी नहीं होगा और काम भी बराबर बराबर बढ़ जाएगा। देख लिया माँ जी आपने, आप बहुत समझाती थी ना मुझे कि कल को तेरी देवरानी आएगी तो तेरा काम आधा हो जाएगा। ऐसे काम आधा हुआ करता है? इतने साल अकेले दिन रात आपकी सेवा करी है मैंने। रात में अगर 4 बार भी आपने जगाया होगा ना चाय के लिए तो कभी चूं नहीं करी। और एक इनको देख लो, 4 दिन हुए नहीं अभी से इन्हें अपनी नींद से इतना प्यार होने लगा कि पहले ही दिन चाय के नाम से तारे नजर आने लगे। मैं क्यों एक हफ्ते के लिए चाय बनाऊंगी? मैं इसके साथ कोई काम का बंटवारा नहीं करने वाली। मैंने फैसला कर लिया है, दिन की चाय की जिम्मेदारी मेरी और रात की इसकी, बस। दोनों बहुओं को रात की चाय के लिए बहस करते देख उनकी सास अपना माथा पीट लेती है। देख बड़ी बहू, छोटी छोटी बातों पर घर में कलेश करना अच्छी बात ना है। अरे वो छोटी है, ना समझ है, लेकिन तू तो समझदार है। तुझसे मुझे ये उम्मीद ना थी। तुझे रोज़ रोज़ रात में उठने में तकलीफ होती है तो ठीक है, अब से एक हफ्ते तू नींद पूरी कर लेना तो तेरी रात की जिम्मेदारी कम हो गई ना। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरा लोड आधा तो हो गया। सास रेखा ने समझा बुझाकर दोनों बहुओं के बीच में रात की चाय की जिम्मेदारी आधी आधी बांट दी थी। अगले दिन रात के समय, बहू ऐसा करना, काम खत्म करने के बाद मेरे लिए थोड़ी चाय रख देना। तुम्हारे बाबूजी भी ना चाय के लिए कह रहे हैं। सास की बात सुनकर छोटी बहू को गुस्सा आ जाता है। मैंने भी इनकी चाय पीने की आदत ना छुड़वा दी ना तो मेरा नाम भी छोटी नहीं। कुछ देर बाद, माँ जी ये लीजिए, आपकी चाय बनकर तैयार हो गई। छोटी बहू, ये कैसी चाय बनाकर लाई हो? ये तो गर्म दूध है। अरे माँ जी, अब चाय पत्ती बिना और कैसे चाय बनती? चाय पत्ती तो आज सुबह ही खत्म हो गई थी। आज आप इसी चाय को पीकर काम चला लीजिए, कल मैं उनसे कहकर चाय पत्ती मंगवा दूंगी। ऐसा है बहू, अपने गर्म दूध के कप को पकड़ और निकल जाए यहाँ से। यहाँ चाय पीने की तलब लग रही है और तू दूध देकर जा रही है। एक काम कर, वो पड़ोस वाली वीना से थोड़ी चाय पत्ती मांग कर ले आ। अरे वो भी तो आई थी ना उस दिन हमारे घर शक्कर मांगने। कैसी बात करती हैं आप? अब आप क्या चाह रही हैं कि इतनी रात को मैं पड़ोसियों के घर चाय पत्ती मांगने जाऊंगी? देख बहू, मुझसे तो पी नहीं जाएगी ये बिना पत्ती की चाय। अरे सास ससुर की खुशी के लिए बहू क्या कुछ नहीं कर जाती, और तू पड़ोस वाले घर से तो चम्मच चाय पत्ती भी नहीं ला सकती। इतनी बेशरम तो ना बन। आपको जो समझना है समझ लीजिए मम्मी जी, लेकिन मैं किसी के घर मांगने नहीं जाने वाली। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। आप भी अपना ये गर्म दूध, मेरा मतलब है चाय पीकर सो जाइए। छोटी बहू के जाने के बाद, अरे ये मुझे चाय पीने की लत भी ना बड़ी गंदी चीज़ है। एक बार तलब लग जाए ना फिर इस चाय के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। क्या करूँ, छोटी बहू ने तो साफ इनकार कर दिया कि वो तो पत्ती लाने से रही। आज तो लगता है बिना चाय के ही सोना पड़ेगा। अगले दिन सुबह, अरे छोटे, घर में चाय पत्ती नहीं है, तुझे बताया नहीं क्या दोनों ने? माँ कैसी बात कर रही हो? किसने कहा घर में चाय पत्ती नहीं है? अभी 5 दिन पहले ही तो 1 किलो का पैकेट मंगाया था मैंने। 5 दिन में 1 किलो चाय पत्ती खर्च हो गई क्या? क्या कहा तूने? 1 किलो चाय की पत्ती का पैकेट घर में रखा है और इस नालायक ने रात को मुझे चाय बनाने से मना कर दिया। छोटी बहू इधर आ जरा। क्या हुआ माँ जी, क्यों नाराज नजर आ रही हैं आप? क्या कहा था तूने कल रात को मुझे? यही ना कि घर में चाय पत्ती खत्म हो गई है, और ये छोटा कह रहा है कि 1 किलो चाय पत्ती लेकर आया था अभी कुछ दिन पहले। अरे मम्मी जी, अब इन्होंने 1 किलो चाय पत्ती मंगवाई है तो मुझे कैसे पता होगा? इन्होंने चाय की पत्ती का पैकेट किचन की जगह स्टोर में रखवा दिया, इसीलिए मुझे लगा कि घर में से चाय की पत्ती खत्म हो गई है। चलो अच्छा हुआ कि आपने इनसे पूछ लिया, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। देख लिया तूने माँ जी को? कच्ची खिलाड़ी मत समझ इन्हें। कल तो तूने चाय की पत्ती खत्म होने का बहाना बना दिया था,
अब आज के लिए क्या सोचा है? आज क्या बोलेगी? भाभी रात तो होने दो, रात की बात रात को देखी जाएगी। अभी हफ्ता मेरा है ना, आप आराम से सो जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। रात में, छोटे आज तो चाय पत्ती है ना, चल ऐसा कर 2 कप चाय बनाकर रख दे थर्मस में। माँ जी अभी तो आपने सबके साथ चाय पी है, फिर दोबारा क्यों बनवा रही हैं? अरे तू नई नई आई है क्या घर में? तुझे पता नहीं है मुझे रात को उठकर चाय पीने की तलब लगती है। तू अपना काम करना, चाय बनाकर रख दे, ज्यादा सवाल जवाब मत कर, थानेदार नहीं बनकर। माँ जी लेकिन चाय तो नहीं बन पाएगी, क्योंकि आज ना दूध खत्म हो गया है। जितना भी दूध था मैंने पूरे की दही जमा दी। अरे छोटी, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है, ये नादानों वाली हरकत करने का क्या मतलब है भला? तू जानती है ना कि चाय पीती हूँ मैं रात में। कल चाय पत्ती खत्म हो गई थी, आज दूध खत्म हो गया। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कहा मुझे चाय चाहिए, इसका मतलब चाय चाहिए, बस बात खत्म। क्यों जिद कर रही हैं आप माँ जी? जब मैंने कह दिया घर में दूध नहीं है तो फिर कैसे बनेगी चाय, आप ही बताइए। ठीक ही कहती है बड़ी बहू, तू ना एक नंबर की निकम्मी नालायक है। काम ना करना पड़े इसके लिए एक से बढ़कर एक बहाने बनाती है रोज रोज। अब इससे पहले कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाए ना, तो बस निकल जा मेरी आंखों के सामने से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन सुबह, देखा भाभी आपने, 2 दिन से माँ जी को रात को चाय बनाकर नहीं दी मैंने। चिंता मत करो, धीरे धीरे माँ जी को ना सही लाइन पर ले ही आऊंगी मैं। लेकिन तूने बहाना क्या बनाया था ये तो बता। बहाना क्या बनाना था, बस मैंने कह दिया कि घर में दूध नहीं है, तो जब दूध ही नहीं होगा तो चाय कैसे बनेगी। देवरानी की बात सुनकर जिठानी भी हंसने लगती है। तभी सास रेखा रसोई में आती है। अच्छा तो यह तमाशा चल रहा है मेरी पीठ पीछे। तुझे क्या लगता है छोटी बहू, तेरी ये चालबाजी मुझे समझ में नहीं आ रही थी? तुझे घर में आए अभी 4 महीने हुए हैं और मुझे 40 साल हो गए। घर में कितना दूध आता है, कब चाय पत्ती आती है, कब चीनी आती है, सब जानती हूँ। अब तू सीधे सीधे ये बता कि ये सब खेल क्यों खेल रही है मेरे साथ? माँ जी हम लोग ना आपकी रात की चाय वाली आदत से बहुत परेशान हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि आप हमारी नींद तो खराब करती हैं, उसके साथ साथ अपनी सेहत भी खराब कर रही हैं। इतनी ज्यादा चाय पीना सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। तुम दोनों को क्या लगता है कि ये रात में चाय पीने का चलन कैसे शुरू हुआ था हमारे घर में है? अब अगर तुम दोनों ने बात छेड़ ही दी है तो मैं बताती हूँ। तुम्हारे पापा जी को आदत थी, वो अक्सर ही ऑफिस से आकर खाना पीना खाकर जल्दी सो जाते थे। पूरा दिन मैं उनके वापस लौटने का इंतज़ार करती रहती, और जब वो वापस आते तो ना बच्चों की तरफ देखते ना उनसे बात करते। बस मेरी सासू माँ उन्हें खाना निकाल कर देती और वो चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाते। फिर जब मेरी सास स्वर्ग सिधार गई तो मैंने घर में एक नियम बनाया कि खाना चाहे कोई जितने भी बजे खाए, लेकिन बिस्तर पर तब तक नहीं जाएंगे जब तक पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय ना पी ले। इस रात की एक चाय के बहाने सब लोग कुछ देर तक एक जगह रहते हैं और चाय के आने का इंतज़ार करते हैं। एक साथ बैठकर चाय पीते हैं और दिन भर की बातें होती हैं, एक दूसरे का हालचाल मिल जाता है, और इस तरह से मेरा ये तरीका कामयाब हो गया। अब तुम दोनों ही देख लो, ये दोनों भाई अलग अलग समय ऑफिस से आते हैं। अगर मैं ये साथ में चाय पीने का नियम ना बनाऊं तो दोनों भाई एक दूसरे से मिले बिना ही अपने अपने कमरे में जाकर सो जाएंगे। जब आप हफ्तों तक एक घर में रहकर एक दूसरे की शक्ल नहीं देखोगे तो ना तो आपस में प्यार होगा ना तालमेल। परिवार में एक दूसरे के प्रति प्यार सम्मान तालमेल बना रहे, इसीलिए मैंने ये रात की चाय शुरू की थी। ऐसा नहीं है कि मैं ये चाय सिर्फ अपने बेटों के लिए बनवाती हूँ, मैं तो हमेशा तुम दोनों से भी कहती हूँ कि तुम भी आओ और पूरे परिवार के साथ बैठकर चाय पियो। इसी बहाने सबसे 2 बातें हो जाती है, एक दूसरे से बात करके दिन भर की थकान भी मिट जाती है। माँ जी ये रात वाली चाय की बात तो मुझे समझ में आ गई, पर वो जो आप रात में आधी आधी रात को उठकर मुझसे चाय बनवाती है उसके बारे में आप क्या कहेंगी? अरे बेटा उसके बारे में क्या बताऊं, ये रात की चाय पीने के चक्कर में ना मुझे चाय की कब लत लग गई ये पता ही नहीं चला, और फिर बढ़ती उम्र के साथ नींद भी कम हो गई। अब जब आधी रात को मेरी नींद टूटती है तो दिल में बस यही ख्याल आता है, बस एक कप चाय मिल जाए, और इसीलिए मैं तुम्हें जगाकर तुमसे चाय मांग लेती हूँ।
माफ़ कर दीजिए माँ जी, इस रात की चाय के पीछे आपका इरादा तो बहुत ही नेक और सुंदर था, लेकिन फिर भी ना मैं आपकी बात से 100% सहमत नहीं हूँ। क्या कहना चाहती है तू? मैं यही कहना चाहती हूँ माँ जी कि पूरे परिवार को साथ में बैठकर एक दूसरे से मिलने और हालचाल लेने के लिए चाय पीने की ही ज़रूरत क्यों है? इससे तो अच्छा होता ना आप ये नियम बना लेती कि सब लोग रात का खाना एक साथ ही खाएंगे और जो डाइनिंग टेबल पर आकर नहीं बैठेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। आप थोड़ी सख्ती दिखाकर देखती तो सबके खाने का और ऑफिस से आने का समय भी सही हो जाता और रात में चाय पीने की लत भी ना लगती आपको। अरे बेटा, इतना आसान नहीं होता। ये आदमी ना इतनी आसानी से नहीं सुधरते। कहीं ऐसा ना हो कि बाहर से ही खा कर आना शुरू कर दे। ऐसे कैसे बाहर से खाना खा लेंगे माँ जी? आप चिंता मत करिए, सबको लाइन पर लेकर आऊंगी मैं। और आपकी रात की चाय पीने की आदत भी तो छुड़वानी है। चलो ठीक है बहू, अगर सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाना शुरू कर देंगे तो मैं भी वादा करती हूँ, मैं रात की चाय छोड़ने की पूरी कोशिश करूँगी। अगले ही दिन से दोनों बहुएं मिलकर किचन के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा देती है जिसमें रात के खाने का समय 8 से 9 बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। देखो सब लोग ध्यान से सुन लो, 9 बजे के बाद घर में किसी को भी खाना नहीं मिलेगा, इसलिए चाहे जितना भी ज़रूरी काम हो डिनर के टाइम पर सबको घर लौट कर आना है और एक साथ बैठ कर ही खाना खाना है। अब से अलग अलग खाना खाने का चलन इस घर में ख़त्म। और एक बात और कान खोल कर सुन लो, जिसने भी इस नियम को नहीं माना उसका बोरिया बिस्तर बन जाएगा। दोनों बहू और सास का आइडिया तो वाकई सफल हो जाता है और अगले दिन से सब लोग 8 बजे तक डाइनिंग टेबल पर आकर बैठने लगते हैं। एक सप्ताह के बाद। बड़ी बहू छोटी बहू, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। अरे भाई, सबका खाने पीने का समय सुधार दिया तुमने तो। लेकिन वो मैं क्या कह रही थी कि खाने के बाद एक कप। क्या कहा मुझसे आपने? अब अरे कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी कि चाय बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी चाय पीने की आदत सही नहीं होती ना। अब करिए अपने पति की बात माँ जी। एकता अपने ससुराल में अकेली होती है जो कि बातचीत करती है या थोड़ा बहुत बोलती है। बाकी सब तो मानो जैसे गूंगे बहरे हो, कोई कुछ बोलता ही नहीं। एक रोज़ एकता का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था और वो अपनी सास विनीता से कहती है, मम्मी जी कहीं चले क्या? मेरा मन नहीं लग रहा है। दिन भर खाना खाना, कितना खाना पीना बनाओ। विनीता कुछ नहीं कहती, बस चुप सी बैठी अपना मोबाइल चलाती रहती है। विनीता से कोई जवाब ना आने पर एकता उसे हिलाकर कहती है, मम्मी जी आप सुन रही हो? कहीं चलते ना, थोड़ा घूम फिर कर आते हैं। बहुत दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ मैं। ठीक है चलो। तो मैं जाकर रेडी हो जाती हूँ। एकता और विनीता घर से निकलती हैं। पूरे रास्ते पर विनीता एक शब्द नहीं बोलती। एकता का मन चिड़चिड़ा जाता है। मन ही मन वो सोचने लगती है, बेकार में ही आई इनके साथ। इन लोगों के मुंह में तो ताला लगा है, इससे अच्छा तो मैं घर में ही रहती। एकता का खून जलने लगता है। फिर दोनों सास बहू रेस्टोरेंट में जाती हैं। मैं डोसा खाऊंगी, बहू तू अपना देख ले। विनीता डोसा ऑर्डर करके फिर से मुंह कान बंद करके अपने फ़ोन में लग जाती है। एकता भी अपना खाना ऑर्डर करती है और दोनों चुपचाप से खाना खाते हैं। एकता मन में सोचती है, लगता है किसी की मैयत में खा रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा और मुंह झुकाकर बस खाना खाओ। पैसे भी लग गए और खाने का स्वाद भी नहीं आ रहा। अब तो कान पकड़ती हूँ, किसी काम वाले के साथ चली जाऊंगी, लेकिन इन लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। खा पी कर दोनों सास बहू घर वापस चली जाती हैं। एकता अपनी माँ को फ़ोन करके कहती है, क्या मम्मी, कैसे घर में तुमने मेरी शादी करा दी? इससे अच्छा तो मैं कुंवार ही रहती। अकेले मन नहीं लगता और ये लोग हैं कि कुछ बोलते ही नहीं। मुझे ना बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है मम्मी। बेटा, मैंने तो सोचा कम बोलने वाला परिवार है, तुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहस नहीं करेंगे ये लोग। अरे मम्मी, इस तरह तो नहीं रह सकती मैं मायके आ रही हूँ। अरे बेटा, ऐसा मत करना। शादी के बाद ससुराल ही बेटी का घर होता है। तो एक काम क्यों नहीं करती, अपने देवर की शादी करवा दे, फिर दोनों देवरानी जिठानी अपने मन का करना। हम उम्र की कोई आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। अरे हाँ, ये सही कहा। आज ही मैं सबको बोलती हूँ और लड़की अपनी पसंद से लाऊंगी। अपनी माँ से बात करके एकता को थोड़ी शांति मिलती है और रात को जब सब खाने के टेबल पर बैठे थे तब एकता कहती है, मम्मी जी अब हमें रवि की शादी करवा देनी चाहिए।
मैं तो सोच रही हूँ इसी लगन में शादी हो जाए तो ठीक रहेगा। हाँ, कल से ही लड़की देखना शुरू करता हूँ। मैं भी अपनी देवरानी को देखने चलूँगी। ठीक है बहू। सब रवि के लिए लड़की देखने लगते हैं। सुरेश जितनी भी लड़की पसंद करता है सब उसके परिवार के लोगों की तरह ही गूंगी बहरी रहती है। तब एकता कहती है, पापा जी ये लड़कियां तो मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। मेरी नज़र में ना एक लड़की है, उसे एक बार देख ले क्या? ठीक है, तुम्हारी पसंद भी देख लेते हैं। एकता अपनी पसंद से लड़की देखने लगती है। फिर उसकी एक दोस्त उसे ईशा के बारे में बताती है और कहती है, यार ईशा में ना सब कुछ बहुत अच्छा है, बस एक ही दिक्कत है उसमें कि बहुत बोलती है, आदमी ना उसकी बकबक से थक जाए। अरे कोई नहीं यार, मुझे तो बोलने वाली लड़की ही चाहिए, गूंगे तो है ही सब मेरे घर में। एकता ईशा के बारे में सबको घर में बता देती है और सब ईशा को देखने उसके घर जाते हैं। ईशा बहुत सुंदर थी, जिसके कारण सब उसके लिए एक बार में ही हाँ कर देते हैं। ईशा और रवि का रिश्ता पक्का हो जाता है। रिश्ता पक्का होने के बाद एकता सुकून की सांस लेती है। भगवान ने कम से कम मेरी सुनी तो, नहीं तो मुझे तो लगा था मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। ईशा और रवि की शादी महीने भर बाद हो जाती है और ईशा बहू बनकर विनीता के घर चली आती है। एकता की खुशी का ठिकाना अलग ही लेवल का था। देवरानी जी, इस कलश को लात मारकर घर के अंदर आ जाओ। भाभी किसका लात मारना है? अरे इस लोटे को, मुझे थोड़ी ना मारोगी। भाभी वो मैं रिश्तेदार के घर गई थी और वहाँ भी ना यही रस्म नई बहू से करवाई जा रही थी। उसके कलश में भी चावल था, वो भी गोविंद भोग। ये बासमती लग रहे हैं ना? वैसे किस पैर से मारना है, दाया या बाया? बाया पैर। तुमने जब देखा है फिर भी तुम्हें पता नहीं है? और कलश में चावल भरने की रस्म में ये नहीं लिखा कि कौन से चावल भरने हैं? हाँ लेकिन भाभी मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं है, फिर भी पूछ लिया आपसे, नॉलेज होना ज़रूरी है ना। एकता बहुत खुश थी कि कोई तो उसके साथ बात करने वाला आ गया है ईशा के बारे में बिना जाने। अरे हाँ हाँ पूछ सकती हो। चलो अब तुम्हारे सारे सवाल पूरे हो गए हो तो अंदर आ जाओ। ईशा लोटे को लात मारकर अंदर आती है और आराम से जाकर बैठ जाती है। एकता उसके पास जाकर कहती है, ईशा यहाँ नहीं बैठना है, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। अब रुक जाओ ना भाभी, मेरे पैर जवाब दे रहे हैं, मुझे थोड़ी देर बैठने दो ना आप। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। भाभी आप भी बैठो ना 10 मिनट, अपनी ट्विनिंग अच्छी होनी चाहिए, तब ना जाकर हमारी बनेगी। एकता बैठ जाती है और ईशा 5 मिनट में ही उसका माथा खा जाती है। भाभी एसी नहीं है क्या यहाँ पर? बहुत गर्मी हो रही है, आप पहले ना एसी लगवा लो, मुझे सारे नियम बता देना क्या क्या करना है। आपको पता है मेरे मायके में ना सब मेरी इतनी तारीफ करते थे कि पूछो मत, सबके मुंह पर बस ईशा ईशा रहता था। ईशा बहुत देर हो रही है, तुम भी जाकर आराम करो ना, कल तुम्हारी पहली रसोई है। भाभी खाना तो मैं ऐसा बनाती हूँ कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। एक बार मेरे घर में ना मेरे पापा के ऑफिस के कुछ लोग घर आए थे और मैंने जब खाना बनाया तो वो लोग खाते रह गए, इतनी तारीफ की कि पूछो मत। मैं तो 5 साल की उम्र से ही खाना बना रही हूँ, 5 मिनट में खाना यूँ बनाकर रख दूंगी। ईशा एकता को बोलने का मौका ही नहीं देती और उसका माथा पूरा चाट देती है। एकता मन ही मन बोलती है, नींद आ रही है मुझे और ये एक ही माथा चाट रही है, सब कुछ इसे अभी ही जानना है। एकता उठकर खड़ी हो जाती है और ईशा से कहती है, मैं चलती हूँ सोने, हाँ गुड नाइट। एकता अपने कमरे में चली जाती है और इधर ईशा रवि के साथ अपने कमरे में, और फिर से शुरू हो जाती है। रवि ये खिड़की खुला क्यों रखे हो? बंद कर दूंगा अभी। यार हमेशा ना बंद ही रखना चाहिए। ये पर्दे कैसे लगा रखे, मुझे तो एक भी ज़रा पसंद नहीं आया। ठीक है, तुम आ गई हो ना तो खुद चेंज कर लेना। वैसे पर्दे कहाँ से लेते हो तुम लोग? ये खिड़की के लोहे में ना रंग कर दो, नहीं तो जंग लग जाएगा। हे भगवान, कैसे हैं यहाँ के लोग, सब मुझे अकेले ही करना होगा, मैं अकेले क्या क्या करूँगी। रवि कुछ नहीं कहता और मुंह पीछे करके सो जाता है। ईशा को इतना बोलने की आदत थी कि वो चुप ही नहीं रह सकती, कभी किसी से तो कभी किसी से बात करती रहती है। उस समय भी ईशा अपनी माँ को फ़ोन करके बात करने लगती है। 1 घंटा बात करने के बाद ईशा सो जाती है। अगले दिन ईशा सुबह एक अच्छी बहू की तरह उठकर नहा धोकर तैयार होती है और विनीता के पास जाकर कहती है, मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब आप आराम करो पूरी तरह, मैं घर संभाल लूँगी। बहू एकता तुझे सब बता देगी, हाँ। इतना बोलकर विनीता अपने कमरे में चली जाती है। ईशा, जो तुम्हें सबसे अच्छा बनाना आता है वही बना लो। भाभी मम्मी जी लगता है कम बोलती है ना? अब क्या बताऊँ ईशा,
इस घर में मम्मी जी ही नहीं सभी कम बोलते हैं। मेरा तो मन ही नहीं करता किसी से बात करने का। दीदी मैं हूं ना, आदमी घर में एक दूसरे से बात नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। कल हम दोनों ना मूवी चलते हैं। मज़ा आएगा। चलो अब तुम काम कर लो। भाभी वो तो मैं कर ही लूँगी, 5 साल की उम्र से खाना बना रही हूँ। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मैं खाना बना सकती हूँ। मैंने तो स्विगो और जोमेटो में रजिस्टर भी करवा रखा है। अरे अच्छी बात है। ईशा नाश्ता बनाकर सबको परोसती है। खाना अच्छा बनाती हो तुम ईशा। थैंक यू जेठ जी। अच्छा है खाना। विनीता ईशा को नेक देती है। मम्मी जी थैंक यू। सबको अपनी अपनी पसंद बता दो, मैं सबकी पसंद का खाना बनाऊंगी। पापा जी आपको क्या पसंद है? बहू मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ। मैं चाइनीज खाता हूँ। मैं भी। मैं तो जो बनता है वही खा लेती हूँ। तो मैं दोपहर में क्या बनाऊँ? ईशा तुम कुलचे बना लो। भाभी कुलचे कुछ ज़्यादा भारी नहीं हो जाएंगी? अभी भी तेल तेल खाया, फिर वापस से तेल। अच्छा ठीक है, तो दाल चावल बना लो। नहीं नहीं नहीं, दाल चावल बहुत प्लेन हो जाएगा। तो आलू के पराठे बना लो। आलू 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 कितना खाएगा आदमी? तो चाउमीन मंचूरियन बना लो। नहीं भाभी, मेरी मम्मी कहती है ज़्यादा मैदे से पेट खराब हो जाता है। मैदे से मैं तो दूर ही रहती हूँ और सबको दूर रहना चाहिए। मेरे मायके में ना सब हेल्दी खाना खाते हैं, चना फुलाकर उसमें टमाटर प्याज काट कर खाते हैं। ईशा यहाँ ये सब कोई नहीं खाने वाला। भाभी मैं ये बना नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ। मुझे जो बनाना है वो बोलोगे वही बना दूंगी। तुम दोपहर में दाल चावल और आलू की सब्जी बना लो। अरे मुझे क्या है, मैं तो बना दूंगी। ईशा पूरा दिन बोलती रहती है। इधर एकता अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, सोचा था देवरानी आएगी तो उसके साथ मस्ती मज़ा करूंगी, लेकिन ये तो ऐसी है कि माथा दुख जाए। इसके साथ आदमी बात भी नहीं कर सकता। विनीता फ़ोन पर अपनी बहन से बात कर रही थी। आ जाओ ना, कितने दिन से नहीं आई हो तुम। तभी ईशा वहाँ आकर कहती है, मम्मी जी किसको आने के लिए कह रहे हैं? अरे वो मेरी बहन है, बहुत दिनों से मिली नहीं हूँ तो सोचा उसे बुला लूँ। मम्मी जी मेरी भी मौसी थी, वो बहुत अच्छी और सुंदर थी, लेकिन क्या बताऊँ उसके ससुराल वाले ना बहुत बुरे थे। दिन भर बेचारी को परेशान करते रहते थे। लेकिन मेरी तरह ना वो एक मर्द पर रहने वाली औरत थी, इसलिए अपने पति को छोड़ने को तैयार नहीं थी। मुझे तो बचपन से ही सिखाया गया है, पति परमेश्वर है, ससुराल से बेटी की अर्थी ही जाती है। मेरी मौसी ना बेचारी अपनी सास को झेलते झेलते मर गई। अच्छा अच्छा। मम्मी जी फिर तो पूछो मत, हमने भी दहेज का केस कर दिया। ईशा चुप ही नहीं रहती है, बोलती रहती है बोलती रहती है। विनीता थक जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। दिन बीतने लगते हैं, ईशा के बकबक से सब परेशान हो जाते हैं। एक रोज़ विनीता एकता से कहती है, एकता कल कुल देवी के मंदिर जाना है, तुम दोनों तैयार हो जाना, हम तीनों सुबह ही 5 बजे निकल जाएंगे। मम्मी जी कहाँ जाना है? मुझे पता तो होना चाहिए कि कहाँ है, कोई पूछे तो मैं बता सकूँ ना। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, कभी तो मुंह बंद रखा करो, सब काम में तुमको बोलना रहता है। अगले दिन तीनों सास बहू बस में चढ़ जाती हैं और एक सीट में एकता और विनीता बैठ जाती हैं और अपने से 4 सीट आगे की सीट पर ईशा को बिठा देती हैं। भाभी मैं अकेली रहूंगी तो आप लोगों का मन कैसे लगेगा? अरे तुम हमारी चिंता मत करो, हम ठीक हैं। एकता ईशा को अलग बिठाकर चैन की सांस लेती है, लेकिन ईशा कहाँ शांत बैठने वाली थी। उससे तो बोलने की इतनी आदत होती है कि किसी से भी बात करना शुरू कर देती है। ईशा के बगल में एक औरत बैठी थी। ईशा उससे पूछती है, आप कहाँ जा रही हैं? जहाँ तक ये गाड़ी जाती है। ओह अच्छा, मैं भी ना वहीं जा रही हूँ। अच्छा क्या आप मुझे वो खिड़की वाली सीट देंगी? मुझे ना बिना खिड़की की घुटन होती है, वॉमिटिंग। ठीक है आ जाओ। ईशा आराम से विंडो सीट पर आ जाती है और सीट पीछे करके पैर आगे फैलाकर बैठ जाती है। अपने हाथ पीछे कर लेती है तो पीछे वाला आदमी कहता है, मैडम लग रहा है मुझे। भैया वो मुझे ना वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है, थोड़ा पीछे हो जाओ ना। ईशा आराम से बस की सीट को सोफे की सीट समझकर फैल कर बैठ जाती है। ईशा के बगल में बैठी औरत मुंह बंद करके सोने लगती है, लेकिन ईशा उसे डिस्टर्ब करती है। आप सो क्यों रही है? कितना सुहाना मौसम है, मौसम का मजा लीजिए। बात करते करते ना रास्ता भी कट जाएगा और हमारी जान पहचान भी हो जाएगी, क्या कहती हैं? पता है मैं ना बस में पहली बार ट्रैवल कर रही हूँ, इससे अच्छा ना ट्रेन होता है, आराम से लेट जाओ। आप कुछ बोलिए ना। आप ही बोलिए। पूरा रास्ता ईशा उस औरत का माथा चाट जाती है। अति हो जाती है तो वो औरत बीच रास्ते में ही उतर जाती है। विनीता और एकता ये सब देखकर कहते हैं, एकता तुमने ही पसंद किया था इसे, अब पूरे घर को झेलना पड़ रहा है। मम्मी जी इसमें मेरी क्या गलती है?
मुझे क्या पता था कि ये इतना बोलती है। थोड़ी देर बाद मंदिर आ जाता है और तीनों सास बहू पूजा करके रात तक घर लौट जाती है। जैसे ही वो तीनों घर पहुंचती है, देखती हैं कि सुरेश की दूर की बहन सुरभि भी वहां आई हुई है। ननद को देखते ही विनीता का मुंह उतर जाता है और वो कहती है, दीदी कैसे आना हुआ, आपने बताया नहीं था? अब क्या अपने घर में आने से पहले बताना होगा मुझे? मेरे लिए चाय बनवाओ भाभी, और कुछ खाने में भी। विनीता धीरे से बहुओं को कहती है। बहुओं, जल्दी से जाकर चाय खाना लेकर आओ इनके लिए। एक बार आ गई तो फिर ये नहीं जाती, परेशान हो जाएंगे अब हम सब। जी मम्मी जी, अभी लाते हैं। एकता रसोई में चली जाती है और ईशा सुरभि से बात करने लगती है। बुआ जी अब आए हो तो आराम से 1 महीना रहकर जाना। हाँ तो मैं कौन सा अभी जा रही हूँ? वही ना बुआ जी। वैसे खाने में क्या बना दे? छोले पूरी। छोले ना फूले नहीं है बुआ जी, आलू की भी कोई सब्जी नहीं बन सकती, और प्याज तो हम बना नहीं सकते ना आज। तेल की खाने से आपकी सेहत खराब हो जाएगी, रात को चावल से सर्दी हो जाएगी ना। तो अब बताओ क्या बनाए? क्या बनाएगी? रहने दे, कल सुबह ही खा लूंगी। ईशा के कारण विनीता और एकता बच जाती हैं और आराम से सो जाती है। अगली सुबह फिर से सुरभि नाटक करने लगती है और ईशा अपनी बातों से उसे इतना दुखी कर देती है कि वो चिड़चिड़ाते हुए कहती है, मैं चली अपने घर। मुझ में ताकत नहीं है तुम्हारी बहू की बकवास सुनने की। कितना बोलती है, किसी को बोलने ही नहीं देती। कहाँ से पकड़ के लाई हो इसे भाभी? बुआ जी मैंने आपको बोलने से कब रोका? आपका घर है, बोलिए जो बोलना है। मैं तो थक गई हूँ, कल से आराम करूँगी। मैं चलती हूँ। बुआ जी ट्रेन से ना हाथ बाहर मत निकालिएगा। मैं भी चलती हूँ ना आपको छोड़ने। मेरी माँ ने कहा था ससुराल में सभी आदमियों से, औरतों से अच्छे से व्यवहार करना। सुरभि वहाँ से 9-11 हो जाती है। उसके जाते ही विनीता चैन की सांस लेती है और कहती है, चलो ईशा, कुछ तो काम आई, मैं तो इसे बेकार समझ रही थी। अगले दिन बहू विनीता एकता और ईशा से कहती है, कल तुम्हारी मौसी सास आने वाली है, बहुत समय से आई नहीं है ना वो। क्या मौसी जी आ रही हैं? ओह, एकता का मुंह बन जाता है। वो मन ही मन कहती है, एक बार आने के बाद मौसी जी जाने का नाम नहीं लेती। काम 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 करते रहो, 1 मिनट बैठने नहीं देती। भाभी क्या हुआ, आपकी बोलती क्यों बंद हो गई मौसी जी के नाम से? कुछ नहीं, ऐसे ही मेरे सर में दर्द हो रहा है। मौसी के आने की टेंशन में एकता रात भर सोती नहीं। अगले दिन विनीता की बहन शीतल उसके घर आती है। शीतल को देखकर विनीता के चेहरे पर खुशी आ जाती है और कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए। दीदी, अब बहुओं से सेवा लेने के लिए आना ही पड़ा। अब तो ईशा भी है, काम करवाना होगा ना उससे भी। हाँ हाँ मौसी जी, बिल्कुल आपका ही घर है। एक तो मेरा बैग अंदर रख दो और मेरे लिए चाय बना दो। ईशा बहू, थोड़े मेरे पैर दबा दो, बहुत दुख रहे हैं। जी मौसी जी। ईशा शीतल के पैर दबाने लगती है और कहती है, मौसी जी आपकी यहाँ मॉल है ना बहुत बड़ा। मैंने सुना है मम्मी जी से, यहाँ तो घूमने लायक एक भी जगह नहीं है। फिर भी पता नहीं यहाँ क्यों आते हैं लोग। पता है मौसी जी, मेरी भी मौसी थी, वो भी ना बहुत सुंदर थी। बस बहू, ये मैंने बहुत बार सुना है। शीतल अभी आई है, बैठने देना उसे शांति से। मम्मी जी मौसी जी को तो पता ही नहीं है ना। अरे कोई ज़रूरत नहीं है बताने की। शीतल चाय पीकर नहा धो लेती है। फिर खा पीकर शीतल कहती है, दीदी चलिए, रात को हम बाहर चलते हैं। बहुआ तैयार हो जाना थोड़ी देर में। हाँ मैं क्या पहनूं मौसी जी? सूट या साड़ी समझ में नहीं आ रहा। अब जो कहोगी मैं वही पहनूंगी। मेरी माँ ने कहा है कि ससुराल ही मेरा घर है और यहाँ के लोग के हिसाब से ही मुझे रहना चाहिए। अरे बहू, जो पहनना है पहन। सब घूमने जाते हैं। पूरे रास्ते ईशा शीतल का माथा चाट देती है। मूवी में भी ईशा बक बक करने लगती है और शीतल को मूवी देखने ही नहीं देती। मूवी से निकलकर शीतल कहती है, दीदी कैसी बहू लाई है जो जीने ही नहीं देती। मूवी का टिकट बर्बाद कर दिया मेरा। 1 मिनट भी मुझे मूवी नहीं देखने दी। एकता, मेरा पर्स दे और घर में मेरे लिए कुछ खाने को बना दे जा। एकता मन ही मन सोचती है, ईशा थोड़ा और दिमाग खा ताकि मौसी जी भाग खड़ी हो, नहीं तो ये तो मेरा खून पी जाएंगी। सब घर पहुंचते हैं और ईशा कहती है, मौसी जी क्या खाना है आपको, वही बनाएंगे हम। पनीर पराठा बना दो। है वो तो घर में नहीं है मौसी जी। अच्छा तो चाउमीन बना दो, साथ में मंचूरियन। अरे चाउमीन, उसका तो नाम लेना भी पाप है मौसी जी। अब मैदा ना बिल्कुल मत खाओ। एक तो आपकी उम्र है इतनी, पेट में जम गया तो हो गया। मैं ना आपको ये सब खाने नहीं दूंगी। आपको बस उबला हुआ खाना ही खाना चाहिए। मैं आपको चना बना कर देती हूँ। भाभी मौसी जी के लिए चना बना दो, प्याज और टमाटर डालकर। अभी लाती हूँ।
चना देखकर शीतल से खाया ही नहीं जाता। वो कहती है, दीदी मैं चली अपने घर, तुम ही झेलो ऐसी बहू को। शीतल भाग खड़ी होती है और एकता कहती है, ईशा तो बहुत काम की चीज़ है, चाटती है तो क्या हुआ, लेकिन कुछ लोगों से बचाती भी है मुझे। चलो कम से कम इसके डर से कोई आएगा नहीं यहाँ। आज रश्मि को लड़के वाले देखने आ रहे थे, इसीलिए रश्मि और उसकी माँ सरस्वती सुबह से ही रसोई घर में लगी हुई थी, कई तरह के पकवान बनाने में। ये ज़रा देख तो बेटा, पालक की सब्जी कैसी बनी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बनी है माँ, सच में। लेकिन आप ये पालक की सब्जी क्यों बना रही हो? हमने पहले से ही 3 सब्जियां तो बनाई है ना। अरे तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि पहली बार में उन्हें लगे कि हमने उनकी अच्छे से खातिरदारी भी नहीं की। 4 सब्जियां, रोटी, चावल, नाश्ता, मीठा सब कुछ होना चाहिए। माँ आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ। परिवार की पहचान उनके खाने से ही होती है। जितना अच्छा खाना उतना अच्छा परिवार और उनकी इज्जत। इसीलिए आज मैं लड़के वालों के सामने अच्छा इंप्रेशन बनाए रखना चाहती हूँ, जिससे वो तुझे पहली नज़र में ही पसंद कर ले। वो मुझे पसंद करे या नहीं, लेकिन आपके खाने को ज़रूर पसंद कर लेंगे, क्योंकि इस खाने से इतनी शानदार खुशबू आ रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। चल अब बातें छोड़ और खाना बनाने में ध्यान लगा, वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे। रश्मि की माँ हर माँ की तरह अपनी बेटी के लिए सबसे बेस्ट ही कर रही थी, इसलिए जब रश्मि को लड़के वाले देखने आए तो उनके सामने सरस्वती ने पूरी टेबल भर के रख दी। अरे बहन जी, ये सब आपने हमारे लिए बनाया है? जी बिल्कुल, ये सब आप ही के लिए है, लीजिए तो। माँ जी, यहाँ तो हमारी दावत ही हो गई। हाँ ये तो सच बात है। क्या हुआ बहन जी, आप लोग कुछ ले नहीं रहे? अरे ये सब तो होता रहेगा, हम ये कह रहे थे कि आप पहले लड़की को तो ले आइए। जी, रश्मि बेटा जरा बाहर आ जा और साथ में शरबत भी लेते हुए आना। रश्मि सबके लिए शरबत लेकर आती है। रश्मि से कुछ देर बातचीत करने के बाद सरिता रश्मि और विजय के रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। बहन जी, हमें तो आपकी रश्मि बड़ी पसंद है, हमारी तरफ से तो इस शादी के लिए बिल्कुल हाँ है जी। हमारी रश्मि को भी विजय पसंद आ गया है, इसलिए हमारी तरफ से भी इस रिश्ते के लिए हाँ ही है। तो फिर चलिए साथ में खाना खाते हैं सब। वैसे भी आपने इतना कुछ बनाया है, बर्बाद थोड़ी ना कर सकते इसे। जी आइए, सब लोग आइए, साथ में खाना खाते हैं। मैं सबको खाना परोस देती हूँ। रश्मि ने तो अभी से ही हमारा दिल जीत लिया है भाई। सब लोग अच्छे से खाना खाते हैं और अभी भी बहुत सारा खाना बचा हुआ था, जिस पर सरिता की नज़र जाती है। अरे आपका खाना तो बहुत ज़्यादा बच गया। ये खाना रश्मि और आपने बहुत मेहनत से बनाया होगा ना? मैं और मम्मी सुबह से लगे हुए थे खाना बनाने में, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपका खाना बर्बाद हो। रश्मि बेटा एक काम करो, इस खाने को पैक कर दो, हम इसे घर ले जाते हैं। हम इसे बर्बाद नहीं करेंगे, तुम्हें याद करते हुए इस खाने को खाएंगे। माँ जी अब कितनी अच्छी है, आजकल ऐसा कौन सोचता है। हाँ बहन जी, हमारी रश्मि बड़ी भाग्यशाली है जो इसे आप जैसा इतना अच्छा परिवार मिला है। मैं भी बचा हुआ खाना पैक कर देती हूँ। रश्मि का परिवार बड़ा खुश था कि उन्हें ऐसा परिवार मिला है जो खाने की कदर करता था, जिनके विचार इतने शुद्ध थे। जल्दी ही रश्मि और विजय की शादी भी हो गई और जैसे शादियों में होता है, यहाँ भी शादी का बहुत सारा खाना बच गया था। अरे माँ, ये रहा शादी का बचा हुआ खाना जो आपने मंगवाया था। हाँ सारा खाना ले आया है ना? कुछ बचा तो नहीं था ना सुनील? नहीं माँ, सब कुछ ले आया हूँ, एक भी बर्तन नहीं छोड़ा मैंने। ये खाना अब गरीब लोगों में बंटवाने वाले हैं। अच्छा है, इतना खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। गरीब लोगों में क्यों बंटवाएंगे खाना? ये खाना तो हम लोग अपने लिए लेकर आए हैं। क्या हम लोग खाएंगे? लेकिन हम तो शादी में खा चुके हैं ना खाना। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारे मम्मी पापा ने इतनी मेहनत से बनवाया है खाना, हम ये बर्बाद थोड़ी ना कर सकते, इसीलिए अब ये खाना हम लोग खाएंगे। लेकिन ये तो इतना सारा खाना है, कम से कम 3 दिन चलेगा। हाँ तो ये तो और अच्छा है, 3 दिन तक घर का राशन बच जाएगा।
इसमें देखो भंडारे वाले आलू की सब्जी भी है। हमें तो बचपन से ही भंडारे वाले आलू की सब्जी बड़ी पसंद है। हाँ, अब बचपन से भंडारे में यही तो खाते थे इसीलिए तो फेवरेट हो गई है। रश्मि को अपनी आंखों पे कानों पे यकीन नहीं हो रहा था जब उसने अपने ससुराल आकर ये सब सुना तो। लेकिन उसे सबसे बड़ा शौक तो तब लगा जब उसने अपने ससुराल में पहली रसोई बनाई। अरे आजा आजा बहू, तेरी ससुराल में आज पहली रसोई है। तो आज तो माँ जी मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज मैं सूखी मेवे की खीर, पनीर की सब्जी, छोले चावल और नान सब कुछ बनाने वाली हूँ। आप लोग मेरे हाथ का खाना खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। ये सब तुम आज एक वक्त का खाना बनाने वाली हो? क्यों, कम है क्या भाभी? आप कहो तो मैं साथ में पकोड़े भी बना दूँ। अरे बस कर बहू, जितना खाना तूने आज बताया है ना, इतना खाना हमारे घर में पूरे महीने में बनता है। क्या? हाँ नहीं तो क्या। तू तो बस आज मीठे में शगुन के लिए दूध में छेनी मिलाकर दे दे, हम बिस्किट के साथ खा लेंगे, हो गया मीठा। और खाने में आलू पड़े हैं, वो भंडारे वाले आलू की सब्जी की तरह बना दे, जो ज़्यादा पानी और कम तेल मसाले में नहीं बनती। हाँ वैसा वाला, ठीक है। और सबके लिए एक एक रोटी बना देना। एक एक रोटी? हम 6 लोग हैं माँ जी, मतलब 6 रोटियाँ? अरे वैसे तो हम आधी आधी रोटी ही खाते हैं, लेकिन आज चलो 6 ही बना देना, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज रात को पड़ोस की कमला है ना, उसकी बेटी की सहेली की शादी है, हमें वहाँ भी जाना है। पड़ोसी की बेटी की सहेली की शादी में हम? अरे वो कभी पड़ोस में आया करती थी, इसलिए हमें भी जाते जाते कह गई थी, हो सके तो आना भाभी। लेकिन वो तो बस यूं ही कह गई होगी, वो भी आपको भाभी। लेकिन हम पूरा परिवार क्यों जा रहे हैं उसकी शादी में? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें एक वक्त का खाना कम बनाना पड़ेगा, नए कपड़े पहनेंगे वो अलग, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। इसीलिए कह रही हूँ खाने में बस एक एक रोटी बना देना और कुछ नहीं। और हाँ, भंडारे वाली आलू की सब्जी में पानी ज़्यादा डालना है, तेल बस 1 चम्मच ही डालना, हमें इससे ज़्यादा पसंद नहीं है। हे भगवान, ये कहाँ आकर फंस गई मैं। रश्मि को जैसा कहा गया था उसने वैसा ही किया, और सच में रात को पूरा परिवार शादी में जाने को निकल पड़ा। और वहाँ जाकर उन्होंने इतना सारा खाना खाया जैसे वे जन्मों के भूखे हो। माँ जी, सब लोग हमें ही देख रहे हैं, कितना खाना और लेना है आप सब लोगों को? अरे शादी में आए हैं तो खाना तो खाएंगे ना, तुम लोगों पर ध्यान मत दो, खाने में ध्यान दो। अरे देखो वो चाट पपड़ी खाई क्या तुमने? चलो आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अच्छा, हम सब इतने लोग यहाँ आए हैं तो कम से कम लिफाफा तो लेकर ही आए होंगे ना? हाँ बिल्कुल लेकर आया रश्मि, ये देखो तुम्हें क्या हम इतने गए गुजरे लगते हैं? चलो अच्छा है, हमें लिफाफा देकर आना चाहिए ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ये लो 101 रुपये लिफाफे में डाल दो। क्या 101 रुपये बस? हम यहाँ 6 लोग आए हैं खाने के लिए और लिफाफे में बस 101 रुपये? अरे तो और कितने डालने चाहिए? कम से कम 500 रुपये तो डालिए। क्या 500 रुपये? रश्मि बहू आज बोल दिया तो बोल दिया, फिर कभी मत कहना, ठीक है? 500 रुपये कौन डालता है लिफाफे में? हम तो 100 रुपये ही डालते हैं हर जगह, इससे ज़्यादा तो हमारा नुकसान ही हो जाएगा। नुकसान तो इनका होगा, 6 प्लेट्स का, इतना सारा खाना खाया है हमने, मुझे तो शर्म आ रही है। जाइए आप लोग ही लिफाफा दे आइए, मैं तो यहाँ मुंह छिपा कर खड़ी हो जाती हूँ। ससुराल में आने के बाद रश्मि अपने ससुराल के अतरंगी रंग देखकर बड़ी ही हैरान परेशान रहती थी। किसी दिन उसे कुछ देखने को मिल जाता तो किसी दिन कुछ। और आज उसकी ससुराल में आए थे मेहमान। प्रणाम काका, प्रणाम काकी। जीती रहो बेटा, तुम हमें नहीं जानती होगी, हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए थे ना, इसीलिए हमने सोचा कि आज गांव से आकर तुम्हें आशीर्वाद भी दे जाते हैं और तुम्हारी मुँह दिखाई भी हो जाएगी। अरे बड़ा अच्छा किया काकी आपने। पहले ये बताइए क्या खाएंगे आप? आज लगता है ये लोग पक्का कुछ बनवाएंगे, कुछ अच्छा सा पकवान। इतने दिनों बाद आज कुछ अच्छा बनाऊंगी मैं। हाँ काकी, आपको कड़ी खिचड़ी पसंद है ना, और साथ में कचौड़ी बनवा दूँ? अरे वाह, आज भंडारे वाले आलू नहीं, कड़ी खिचड़ी कचौड़ी ये सब बनाना है। चलो अच्छा है,
कम से कम ये लोग मेहमानों की तो खातिरदारी करते हैं, नहीं तो मुझे लगा इन्हें तो पता नहीं क्या खिला देंगे। हाँ बेटा, कढ़ी खिचड़ी और कचौड़ी मज़ा आ जाएगा। जी जी जी, आप दोनों आराम कर लीजिए, उसके बाद आप दोनों खाना खा लीजिएगा। रश्मि बहू, कविता बहू, ज़रा आना मेरे साथ रसोई में। जी माँ जी, अभी आते हैं। रश्मि आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसे सच में भंडारे वाले आलू की सब्जी से कुछ अलग बनाना था। वो खुशी खुशी रसोई में जाती है और उसकी सास सरिता उसके हाथ में एक बड़ा सा खाली टिफ़िन पकड़ाती है। ये क्या है माँ जी? खाली टिफ़िन है, और क्या? ये तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन आप ये क्यों दे रही हैं मुझे? अरे तुझे नहीं, कविता को भी दिया है। वहाँ पीछे की गली में आज मिश्राइन के पोते का मुंडन है, तो वहाँ कढ़ी खिचड़ी और कचौड़ी रखवाई है। तुम दोनों जाओ और ये टिफ़िन भर कर ले आओ। जीवन काका और उर्मिला काकी के उठते ही हम उन्हें गर्म करके ये खाना दे देंगे। क्या? हम टिफ़िन भर कर ले आए? लेकिन उन्होंने तो हमारे घर से बस एक जने को न्योता दिया था। हाँ, तो हम कहाँ जा रहे हैं उसके पास? हम तो बस टिफ़िन भर कर वापस आ जाएंगे। वैसे भी खाने में इतना बचेगा, उसे बर्बाद क्यों करना है? इससे अच्छा जीवन काका और हम सब उसका खाना खा लेंगे। अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। मुझे यूँ उनके घर जाने में शर्म आ रही है। अरे ऐसे करोगी तो सीखोगी कब? एक काम करो, ये लो दुपट्टा, इसे ओढ़ लो, आप शर्म नहीं आएगी, हैं? और सुनो, टिफ़िन को अच्छे से भरना, जैसे रात तक ये खाना चले और हमें रात का खाना भी बनाना ना पड़े। हे भगवान, ये क्या कर रही हूँ मैं? कभी खाना भरने जाती हूँ, कभी खाना खाने चली जाती हूँ किसी के घर। कभी लोग खाना बचता है तो हमें दे जाते हैं। मुझे इन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। अब मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। रश्मि अपने ससुराल वालों की आदत के बारे में अपनी माँ से बात करती है और उसे सब कुछ बताती है। अरे माँ, घर में भंडारे वाले आलू की सब्जी के बिना और कोई सब्जी बनती ही नहीं। या तो रोज़ किसी न किसी की शादी पे चले जाते हैं जिन्होंने हमें न्योता भी ठीक से ना दिया हो, या तो हम आसपास भंडारा देख लेते हैं जहाँ फ्री का खाना मिल रहा होता है। बस यूं ही काम चलता रहता है मेरे ससुराल का। फिर अब तूने क्या सोचा है रश्मि बेटा, क्या करने वाली है तू? बस माँ, मैंने सोच लिया है कि मैं इन लोगों की आदत बदल कर ही रहूँगी। मैं इन्हें सुधारूँगी। हाँ बेटा, ये तो बहू का ही फ़र्ज़ होता है अपने ससुराल वालों को सुधारना। मुझे तुझ पर सच में बहुत गर्व है बेटा। थैंक यू माँ। देखना, मैं कुछ ही वक्त में तुम्हें खुशखबरी दूंगी कि अब मेरा ससुराल पहले जैसा नहीं रहा। मैं तेरी खुशखबर का इंतज़ार करूँगी बेटा। जी माँ। रश्मि ने ठान लिया था कि अब अपने ससुराल की इस आदत को बदल कर ही रहेगी और अपने ससुराल में भंडारे वाले आलू की जगह और भी सब्जी बनाएगी। और बड़े ही उम्मीद के साथ वो नीचे आती है। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ रश्मि बहू, बोलो। अरे बातें बाद में करना, पहले ये गर्मा गर्म पोहे खा लो। अरे ये इतने स्वाद भरे पोहे कहाँ से ले आया तू? अरे माँ, यहाँ नुक्कड़ पर माता की चौकी थी, वहाँ ये प्रसाद बट रहा था, तो मैंने अपने खाली टिफ़िन में सबके लिए भर लिया। ये लो, गर्मा गर्म है, खा लो। अरे वाह देवर जी, कितना सोचते हैं आप हमारे लिए। अरे ये सब क्या है? अरे तुम्हें तो सबसे ज़्यादा पसंद है पोहा। ये लो, इसकी खुशबू तो देखो। खुशबू तो अच्छी है सच में। तो फिर खा लो ना। रश्मि आई तो थी बात करने, पर वो अधूरी ही रह गई। लेकिन रश्मि ने हार नहीं मानी, वो कोशिश करती रही। देखते ही देखते 2 महीने गुजर गए थे और सरस्वती को रश्मि का फ़ोन नहीं आया था। रश्मि का फ़ोन ही नहीं आया? लगता है उसके घर में सब कुछ ठीक हो गया है। एक काम करती हूँ, आज ही उसके घर जाकर देखाती हूँ कैसा चल रहा है उसका ससुराल सुधारो मिशन। सरस्वती अपनी बेटी रश्मि के ससुराल आती है ये देखने कि रश्मि ने उन्हें किस तरह से सुधार दिया है। अरे मम्मी, आप यहाँ? बस बेटा, तेरी याद आ रही थी तो तुझे देखने चली आई। अरे आइए आइए समधन जी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप बताइए आप कैसी हैं? अरे आपकी बेटी के आते ही हम सब बहुत बढ़िया हो गए। अब तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपकी बेटी ने हमें बहुत अच्छे से अपना लिया है। इसका मतलब रश्मि ने इन्हें आखिरकार सुधार ही दिया। अरे रश्मि, तुम्हारी मम्मी आई है, इनके लिए बढ़िया सा खाना बनाओ बेटा। जी जी माँ जी, मैं बस वही करने जा रही थी। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बहन जी। ऐसा कैसे ज़रूरत नहीं है समधन जी?
आप हमारे यहाँ पहली बार आई हैं, आपकी खातिरदारी करना तो हमारा फ़र्ज़ है। मम्मी आप बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए बढ़िया सा खाना ले आती हूँ। ठीक है, अब आप लोग इतनी ज़िद कर रहे हैं तो मैं रुक ही जाती हूँ। सरिता अभी सरस्वती से बातें कर रही थी कि तभी रश्मि खाना लेकर आ भी जाती है। सरिता को अजीब लगता है कि उसकी बेटी 10 मिनट में खाना बनाकर कैसे ले आई। अरे रश्मि, तेरी स्पीड तो शक्तिमान जैसी हो गई। 10 मिनट में खाना तैयार कर दिया बेटा। अरे मम्मी जी, ऐसा नहीं है। ये खाना तो कल मेरे ऑफिस में पार्टी थी ना, तो वहाँ बच गया था तो मैं घर ले आया था। हाँ मम्मी, आप खाकर तो देखिए, मैं सारा खाना गर्म करके ले आई हूँ। क्या खाने का स्वाद है, सच में मज़ा आ जाएगा आपको। क्या रश्मि, तू कब से ऐसे बचे हुए खाने की तारीफ करने लगी? अरे मम्मी, इसमें हर्जी क्या है, बाहर का बना हुआ खाना कितना स्वाद होता है। और मुझे ना ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं पड़ता, मेहनत भी बच जाती है और खाना भी इतना स्वाद। हे भगवान, मुझे लगा था तू इन लोगों को बदल देगी, लेकिन तू तो खुद ही इनके रंग में रंग गई। अरे रश्मि, तूने अपने मम्मी को भंडारे वाले आलू नहीं खिलाए? मम्मी, उसकी तो बात ही कुछ और है, मैं अब भी लेकर आती हूँ, सुबह ही बनाए थे मैंने। नहीं नहीं, तुम लोग ही खाओ ये भंडारे के आलू और भंडारे का खाना, मैं चलती हूँ। अरे मम्मी रुको तो, भंडारे के आलू की सब्जी चक्कर तो देखो। मम्मी